हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट कंसेप्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो होगी। तो मतलब मैं जो कुछ भी पढ़ के पढ़ाऊंगा वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से एक एक लाइन रीड कर करके पढ़ाऊंगा। सो मेक श्योर दैट यू सिट विद योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक along with you and rough paper or a copy pen to note down some important points that I'll be telling you today. एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे मेरी पिछली वीडियोस पे आए थे कि भैया एनसीईआरटी पे तो ये वाली लाइन लिखी हुई थी पर आपने से ऐसे बताया। सो आई थिंक मोस्ट पीपल आर प्रेफरिंग एनसीईआरटी, so I'll be teaching every concept, I mean each and every line from NCERT itself. So please turn on your page to page number 40, 3.5.3 mole concept, right hand side column. So सबसे पहले I would be talking about what actually is mole concept and why are we introducing this concept in chemistry, and especially ऐसे चैप्टर में जो कि मतलब जिसका कुछ आपको लेना देना ही नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है, बट अभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बहुत ज़्यादा लेना देना है मोल कंसेप्ट में। और ये जो मोल कंसेप्ट है ये सिर्फ ट्रेलर है 9th क्लास में। इट इज़ बेसिकली मच मोर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन क्लास 11th। और उसके बाद अगर किसी ने नॉन मेडिकल या मेडिकल लेना तो फिर ये चैप्टर जरूर +1 +2 में पढ़ना पड़ेगा। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद मोल कंसेप्ट। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू नो इज कि मोल कंसेप्ट भी आया क्यों और कौन लेके आया। तो अब इसके लिए आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते मैं करूंगा। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब सबको पता है ये H2 जो है ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का जिसकी एटॉमिसिटी हमें पढ़ के चुके हैं अभी 2 है। सिमिलरली O2 जो है ये ऑक्सीजन है, ये भी है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जिसकी एटॉमिसिटी क्या है 2, जबकि H2O एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड क्या है, दिस इज water. This is water. So now you will see on the left hand side as well as on the right hand side यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स यूज हो रहे हैं, 2 तो यहाँ पे वैसे ही हैं और 2 आगे और लगा दिया तो हो गए टोटल 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल यूज हो रहे हैं 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हम देखें तो हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं 4 और ऑक्सीजन कितने यूज हो रहे हैं 2। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वी हैव 4 हाइड्रोजन्स इन्वॉल्वड इन दिस। हाइड्रोजन के व्हाट, हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्वड इन दिस एंड वी हैव 2 ऑक्सीजन के एटम्स इन्वॉल्वड इन दिस। तो मतलब इस रिएक्शन को देखने से, मतलब देखते सार ही रिएक्शन आपको इतनी इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई साहब जो आपका रिएक्शन है उसमें 4 हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्व हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स इन्वॉल्व हैं। फिर जाके जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास वाटर कंपाउंड निकल के आएगा। ये सीधा सीधा ये रिएक्शन है आपको बता दे रही है। सो दिस इज व्हाट आवर एनसीईआरटी सेज। नाउ द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ये कितने हैं 2। तो या तो कह लो 4 हाइड्रोजन एटम या कह लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर इसे अलग अलग देखोगे तो वो एटम्स की बात में, एटम्स के टर्म्स में आप बात कर रहे हो, सो दैट इज 4 हाइड्रोजन एटम्स। बट अगर आप मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात कर रहे हो तो आप कितने कहोगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक चॉकलेट है उसका अगर एक एक पीस की आप बात करो तो you'll say कि चॉकलेट इज हैविंग 10 पीसेस। बट अगर आप पेयर्स में बात करो so it is having 5 pairs। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स, बट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह व्हाट इट सेज नेक्स्ट इज दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 molecule of oxygen, combines with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water। क्लियर, इसमें कुछ मतलब इतना कुछ नया है ही नहीं। 2 दिख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं,
हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का, दो मॉलिक्यूल्स किसके बन रहे हैं, वाटर के। तो भाई वो साफ साफ कह रहे हैं दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिला दो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, आपको मिल जाएगा दो मॉलिक्यूल वाटर। ये सीधी सीधी रिएक्शन जो हमने लिख दी, फर्स्ट थिंग जो रिएक्शन हमको बता रही है वो है ये। तो ये थी इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर की बात, नंबर के टर्म्स में हमने बात की, कितने थे, एक थे, दो थे, तीन थे, चार थे। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। तो सेकंड चीज हम यहां से लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। तो हाइड्रोजन एटम का मास हम सबको पता है कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 4 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास यूज हुआ है इसका मतलब। प्लस कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 यूनिफाइड मास, 16 एटॉमिक मास यूनिट। बट यहां पे दो ऑक्सीजन के एटम्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब 32, 16 इंटू 2 32 यूनिफाइड मास यूज हो रहा है, और फॉर्म कितना हो रहा है, वाटर। अब अभी अभी पिछले मॉलिक्यूलर मास निकालना आप सीख चुके हो, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना आप सीख चुके हो। तो वाटर का निकालो, कितना है 18, खुद से निकालो, 16 प्लस 2 18, और यहाँ पे दो बन रहे हैं, तो 18 टू 36। तो क्या ये भी 36 और ये भी 36 है, वाह यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो गया, वो तो पहले से ही हो चुका था। बट यहाँ पे हम मास की टर्म्स में बात कर गए कि भाई हमने चार यूनिफाइड मास हाइड्रोजन एटम्स लिए, 32 यूनिफाइड मास है, 32 एटॉमिक मास यूनिट या 32 मास कह लो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया या ऑक्सीजन के एटम्स लिए, तो जाके हमें 36 यूनिफाइड मास वाटर मिला। दिस इज व्हाट द सेकंड point in the NCERT says. I hope you are reading your NCERTs. So what the NCERT says next is that we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules. तो वो कह रहा है कि अगर हमें किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी का पता लगाना है तो या तो हम उसके नंबर से पता लगा सकते हैं या हम उसके मास से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ब्रॉट 5 चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी क्वांटिटी में चॉकलेट्स लाए हो, तो या तो आप उसका नंबर बताओगे या आप उसका मास बताओगे। आप कहोगे कि मैं तो 5 चॉकलेट्स लेके आया हूं, द नंबर, या फिर आप कहोगे कि आई हैव ब्रॉट 2 kgs ऑफ चॉकलेट, 2 kg राइस जैसे हम कहते हैं, 2 किलो आटा ले। सो दिस इज, तो जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं वी टॉक इन 2 टर्म्स ओनली। नंबर 1 या तो नंबर में कि हमारे पास भाई भैया 2 चॉकलेट्स दे दो, या फिर हम कहते हैं 2 किलो आटा दे दो, सो या इन टर्म्स ऑफ मास। उसी तरह हम यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात किसके टर्म्स में करेंगे, केमिस्ट्री में भी क्वांटिटी की बात हम नंबर और मास के टर्म्स में करेंगे। ऑब्वियसली कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें ये तो है ना कि कितना मर्जी से ही कोई भी केमिकल कंपाउंड डालते जाओ, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ही डालनी पड़ती होगी तभी वो रिएक्शन होगी। अब वो फिक्स्ड क्वांटिटी का कैसे पता चले, in terms of number or in terms of mass. So let us read next. But a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms. केमिकल रिएक्शन को देखते सारी वो अपना जो एटम्स है वो जोर जोर से चीख के बता रही है। मास तो हमें फिर भी कैलकुलेट करना पड़ा, पर फिर ये जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स है कितने हैं, ये इक्वेशन को देखते सार ही हमें पता चल गए। सो बेटर है कि हम केमिस्ट्री में तो नंबर के टर्म्स में बात करें और मास के टर्म्स में बात ना करें, क्योंकि नंबर के टर्म्स में बात करना इट इज वेरी इजी इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मास। Let us see what our NCERT says next. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of number of its molecules or atoms, in terms of number of its molecules or atoms rather than their masses, because it's easier, it's convenient. So a new unit, now this is what where the concept of mole was required, and hence अब यहाँ पे हमें क्या पता कि हम किस में बात करें। जैसे अब अगर हम सपोज करो दुकान पे जाते हैं किसी की, मतलब फ्रूट सेलर के पास जाते हैं, लेट अस सपोज, हम कहते हैं वहां पे भैया 1 दर्जन केले दे दे। सो भैया हम वहां पे हमने यूनिट यूज कर लिया 1 दर्जन, वहां पे हमने यूनिट यूज कर लिया 2 किलो सेब दे दे, 1 किलो सेब दे दे। वी हैव यूज्ड मास हियर। ऐसा कहते नहीं 2 भैया 2 सेब दे दे या इतने दे दे। अगर कोई हो सपोज करो बॉक्स हो चेरीज का, तो हम कहते हैं भैया 2 बॉक्स चेरीज दे दे। वहां पे हम नंबर और मासेस का यूज कर लेते हैं, और वहां पे हमारे पास यूनिट्स भी होते हैं, किलोग्राम्स,
वहां पे डजन हम यूज कर लेते हैं। केमिस्ट्री में ये थोड़ा ना कहेंगे भाई 2 किलो ये पोटेशियम कार्बोनेट देना या 2 किलो सोडियम क्लोराइड देना। दिस इज हाउ यू, मतलब केमिस्ट्री में आप इस तरीके से बात नहीं करते। दिस इज नॉट द वे you talk in chemistry. For chemistry, certain new units are introduced. Kilogram is a unit. The dozen contains 12 number. So in chemistry में we have a new unit introduced, that is mole. So I want you to please note down something if you want. I'm giving you. You may pause the video and you may note it down. So I hope you have noted down the previous things. अब हम आ रहे थे मोल के ऊपर कि बेसिकली मोल जो है वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था। तो सारी रामकथा पिछली की पता चल गई कि हमें क्वांटिटी फाइंड करनी होती है, नंबर या मास के टर्म्स में फाइंड हो सकती है, पर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं चलता कि 2 किलो सोडियम क्लोराइड दे दे या 3 डब्बे सोडियम क्लोराइड दे दे, सब चल जाता है इसमें हमने इतना डालना है। नो, हम केमिस्ट्री में मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं। इसका मतलब आपको इतना तो आइडिया लग चुका होगा कि मोल कोई यूनिट है भी, जैसे किलोग्राम कोई यूनिट है, या जैसे क्या कहते हैं आप डजन कहते हैं, डजन कोई नंबर बताता है, वैसे मोल जो है वो दोनों चीजें इकट्ठे बता सकता है। वहां पे तो हमें कहना पड़ता है ना कि 1 डजन केले दे दो, तो डजन में तो हमें क्या पता भी कितना मास हो, केले का मास थोड़ा पता चलता है। जब हम कहते हैं डजन, व्हेन वी से डजन वी डोंट नो अबाउट द मास, मास के बारे में हम नहीं पता कर सकते। जब हम कहते हैं भैया 1 kg सेब दे दे, तो हमें नहीं पता 1 kg में कितने सेब आएंगे, नंबर के बारे में हम नहीं पता लगा सकते। भाई 1 kg में एप्पल के साइज के ऊपर डिपेंड करते, क्या पता 2 बड़े बड़े एप्पल्स हो वो आ जाए 1 kg में, क्या पता 3 छोटे छोटे एप्पल्स हो वो आ जाए, नंबर के बारे में हम नहीं बता सकते। दिस इज व्हाट हैपेंस इन डेली लाइफ। बट केमिस्ट्री में हमें नंबर और मास दोनों इकट्ठे पता होना बहुत जरूरी है, वरना केमिकल का रिएक्शन जो है ना, या जो भी केमिकल हम यूज कर रहे हैं उसका जो रिएक्शन है वो खराब हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री में हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो मास भी बता दे एक ही साथ में और नंबर भी बता दे, और उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया मोल। उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया मोल। सो लेट अस सी व्हाट आवर एनसीईआरटी सेज। A new unit mole was introduced. Next comes the definition of 1 mole. So please underline it, and it's most important. It can be asked in your examination. तो 1 mole of any species, 1 mole of any species, 1 mole of any species, any species क्यों कहते हैं भाई, यहाँ पे हम मास या नंबर कहते हैं किसी चीज में, 1 किलो या डजन कहते हैं, तो वो फिक्स होती है किसी चीज के लिए। एप्पल के लिए कह रहे हैं, ग्रेप्स के लिए कह रहे हैं, वी आर सेइंग समथिंग अबाउट गुआवास, एनीथिंग, किसी के लिए भी एनी स्पीशीज। उसी तरह केमिस्ट्री में भी कोई भी केमिकल हो, कोई भी स्पीशी हो। स्पीशी इन द सेंस व्हाट, स्पीशी इन द सेंस दे आर सेइंग atoms, they are saying molecules, they are saying ions। ये इसका 1 atom they are talking about, कोई भी particles, is that quantity in number, is that quantity in number having a mass equal to। तो 1 मोल के पास कितना मास होता है, 1 मोल के पास अगर मैं बात करूं तो कितना मास होता है, उसके पास मास होता है इक्वल टू व्हाट, उसके पास मास होता है इक्वल टू द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। तो अगर मैंने बता दिया ना कि 1 मोल पे मास भी बता दिया, अभी नंबर की भी बात बताऊंगा कि 1 मोल में कितने होते हैं। जैसे 1 डजन में कितने बनानास होते हैं हमें पता है 12, पर उन बनानास का मास हर बार ही सेम रहेगा ये हमें नहीं पता होता ना। क्या पता कोई बनाना बहुत बड़ा हो, कोई छोटा से छोटे छोटे बनानास हो, नंबर तो 12 रहेगा, मास हमें नहीं पता। उसी तरह जैसे 1 kg में हम कहते हैं कितने एप्पल होंगे, नंबर नहीं पता हमें, पर मास पता है हमें कि 1 kg में 1 kg एप्पल्स होंगे। वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ एप्पल्स। उसी तरह ऐसी चीज जो है केमिस्ट्री में नहीं चलती कि एक चीज पता है तो दूसरी नहीं पता, एक चीज पता है तो दूसरी नहीं पता। केमिस्ट्री में वी नीड अ थिंग कि एक चीज पता है तो सब चीजें पता है। तो उन्होंने कहा कि अभी 1 मोल में कितना मास होगा बताओ। अब जैसे हमें पता है 1 kg में तो 1 kg मास है, तो वो तो पता ही 1 kg में 1 kg मास है, पर 1 मोल में कितना मास है बताओ। तो कहो कि जिस सब्सटेंस का तुम 1 मोल ले रहे हो उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास फाइंड कर लो, उतना मास है उसमें। सपोज कर लो तुमने ले लिया हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया, तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितना मास होगा, 1 यूनिट मास होगा, 1 यूनिफाइड मास होगा।
उसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल ले लो कि 1 मोल वाटर में कितना मास होगा, भी वाटर का निकालता है 18, तो 18 होगा मास। सीधा उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास फाइंड कर लो, वो तुम्हें आता ही फाइंड करना। यू आर सपोज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। और ये मास किस में होगा, ग्राम्स में लेना है। बस ग्राम्स में क्या करना होता है, जैसे तुम यू में निकालते हो ना मास, जितना तुमने यू में निकाला है मास उतना ही सेम हो जाता है ग्राम्स में, सिर्फ यूनिट चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर? सो नोट दिस थिंग। और इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा फॉर्मूला लिखवाऊंगा कि ताकि कोई भी कुछ इस पे न्यूमेरिकल वगैरह आए, ऑब्वियसली आएंगे, इसी से टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो आप उस फॉर्मूला से तुरंत किल कर दो। सो प्लीज नोट दिस फास्ट। ओके, सो हमने 1 मोल में मास कितना होता है वो तो पता लगा लिया, अभी अभी बता दिया कि भाई मास फाइंड करना है तो जो सब्सटेंस ले उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो। किसमें, पर कंडीशन क्या है, जब 1 मोल हो। 2 मोल हो तो ये काम नहीं चलेगा, 2 मोल के लिए मैं अलग बताऊंगा फॉर्मूला। सिर्फ 1 मोल हो तो मास फाइंड करना है, कितना बताओगे मास, जो उसका मॉलिक्यूलर मास है या जो उसका एटॉमिक मास है। और उसी तरीके से अगर मैं पूछूं नंबर कितने हैं 1 मोल में, कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, तो लेट अस सी व्हाट आर एनसीईआरटी से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Again, we are talking about the number of particles or any species, that is atoms, molecules, ions, or any particle. So, present in 1 mole of any substance is fixed. तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डजन में कितना फिक्स्ड था, 12। वैसे एक ग्रॉस होता है उसमें 144 फिक्स्ड होता है, एक सेंचुरी 100 फिक्स्ड होता है। वैसे 1 मोल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी फिक्स्ड हैं। भाई जैसे एक डजन आप कहते हो तो भाई ऑटोमेटिकली कितने दे देता है, 12 दे देता है आपको। एक ग्रॉस कहते हो तो ऑटोमेटिकली 144 दे देता है। एक सेंचुरी तो ऑटोमेटिकली 100। उस तरह अगर आप कहोगे कि 1 मोल दे दो तो वो पता है कितने देगा, वो देगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। सो प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड और उसकी वैल्यू होती है ये। तो मास फाइंड करना है 1 मोल के लिए, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो ये लिख दो भाई, ये नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में हमें पता है भाई, बताया हुआ है शान भैया ने, इतना ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इस 6.022 और 10⁻23 कहां से आ गया भाई, ये किसने कह दिया? मैं तुमसे पूछता हूँ 1 डजन कहां से आया, किसने कह दिया 12 होता है? प्रूफ है तुम्हारे पास? मैं तुमसे पूछूं 1 ग्रॉस 144 होता है, कहां से आया, किसने बताया, दिखाओ। मैं तो कहूंगा 1 ग्रॉस 10 होता है, तुम कह रहे हो 144 होता है। आप कहोगे भैया तो पहले से ही बनाया हुआ है लोगों का, डिफाइंड है, उन्होंने अपनी मर्जी से जैसे भी फाइंड किया हुआ है। उसी तरह भाई ये भी एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, ये भी एक्सपेरिमेंटली फाउंड है 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ इस चीज को हम एक नए नाम से बुलाएंगे, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, या फिर आप इस नंबर को कह सकते हो एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, इस नंबर को आप कह सकते हो एवोगाड्रो नंबर। और इसे डिनोट कर सकते हो n के नीचे थोड़ा सा 0, n नॉट जिसे कहते हैं बेसिकली, या फिर n के पैर में छोटा सा a, इससे डिनोट करोगे। तो अगर मैं पूछूं na क्या होता है, na ये होता है। n नॉट क्या होता है, n नॉट ये होता है। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। रट लो, हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, रट लो, लिख लो इसके अलग अलग नाम और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दिस इज व्हाट एवोगाड्रो नंबर। और ये एवोगाड्रो क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने, इटालियन साइंटिस्ट आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक, और वैसे भी सच्ची बताती है एनसीईआरटी, इटालियन साइंटिस्ट, एनसीईआरटी झूठ थोड़ा बोलती है, गलत थोड़ा पढ़ाते हैं आपको, सही पढ़ाती है एनसीईआरटी भी। इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगाड्रो,
एवोगैड्रो। ये साइंटिस्ट था, इसने फाउंड किया था, इसलिए उसने अपने नाम पे रख लिया एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन नॉट और एन ए। एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसे इन्होंने भी वही, तो अब सिंपल सी बात है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? इतने पार्टिकल्स। एक डजन में कितने पार्टिकल्स? 12 पार्टिकल्स। एक ग्रॉस में कितने पार्टिकल्स? 144 पार्टिकल्स। एक मोल में कितने पार्टिकल्स? 6.022 इंटू 10⁻23। एक डजन में कितना मास? नहीं पता भाई, बता ही नहीं सकते। एक ग्रॉस में कितना मास? नहीं पता, नहीं बता सकते। एक मोल में कितना मास? मॉलिक्यूलर मास के बराबर बता सकते हैं, यही तो मोल की स्पेशलिटी है। सो अभी लाइन लिखिए, बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज वन मोर एडवांटेज ओवर अ डजन और अ ग्रॉस। और ये एडवांटेज यही है कि मास भी एक मोल सब्सटेंस का फिक्स्ड होता है, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, और नंबर भी। तो ये मोल की यही एडवांटेज है बाकी सब यूनिट्स के ऊपर, और वो ये है कि ये मास और सब्सटेंस का मास और उसके अंदर प्रेजेंट कितने पार्टिकल्स हैं वो बता देता है। जबकि और कोई ऐसा यूनिट अभी तक आया नहीं है जो ये दोनों चीजें इकट्ठे बता दे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि एक मोल क्या है। एक मोल में मास कितना होता है? इक्वल टू द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एन नॉट एन ए 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में लंबा चौड़ा लिखा है वो है मोलर मास के ऊपर। अभी तक हमने निकालना सीखा है एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, और अभी तक हमने निकालना सीखा है मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब हम निकालेंगे मोलर मास, मास ऑफ वन मोल। और वन मोल में कितना मास होता है भाई? अरे भाई ये तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है। बट याद है इसके यूनिट्स क्या थे? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास के यूनिट क्या थे? एटॉमिक मास के यूनिट थे AMU या फिर अकेला U। इसके क्या यूनिट थे? सेम यूनिट इसके थे, पर इसके यूनिट होते हैं ग्राम्स में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है 1 यूनिट, यूनिफाइड मास। और वहीं मैं पूछूं हाइड्रोजन का मोलर मास बताओ, तो तुम्हें पता है क्या करना है? कुछ नहीं, इसको हटा के यहां पे लगा दो G, खत्म। हाइड्रोजन का मोलर मास है 1G। So this is how you are supposed to find molar mass. Again we ask about water. Water का molecular mass निकालना आता है हमें H2O, यानी 2 into 1 plus 16, दो बारी 1 और एक 16, कितना होता है? 18U। और अगर मैं पूछूं इसका मोलर मास निकालो तो फिर सिंपल 18G। वेरी इजी। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड मोलर मास। अब मोलर मास हमने क्यों फाइंड किया वो हमें बता दिया। अभी तक हमने जितनी भी कहानियां की थी वो सिर्फ 1 मोल के लिए मतलब की थी कहानियां। बट अगर एक मोल से ज्यादा हो जाए तो क्या कहानी चलानी है? तो क्या कहानी चलानी है? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इटसेल्फ। ये एनसीईआरटी आपकी नहीं बताती है। सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कहानी ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स और एनीथिंग। So you may please note it down. तो पहले जो आपकी एनसीईआरटी का बचा हुआ टॉपिक है मोलर मास के बाद वाला, दैट इज वी आर बिगिनिंग विद केमिस्ट्स नीड। लेट अस कंप्लीट दैट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, दैट इज वेरी इजी। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, how to find the mass if number of mole is already given, how to find the number of particles if number of moles is already given। ये सब चीजें हम अभी देखते हैं। केमिस्ट्स नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हाइल कैरिंग आउट रिएक्शन। तो ये मैंने बताया था कि केमिस्ट को भी चाहिए सब कुछ, मास भी चाहिए उन्हें, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल सभी चाहिए, इसलिए तो हम मोल लेके आए हैं। एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स टू द नंबर, इसलिए हमने जो मास को है ग्राम्स में फाइंड किया है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, ये हमें ऑलरेडी पता है, विच इज इक्वल टू द रिलेटिव मास इन ग्राम्स। तो उन्होंने अपने बता दिया कि भाई इसी को रिलेटिव मास इन ग्राम्स बोलते हैं। रिलेटिव मास मतलब कंपेयर कर लेते हैं कि इसके हिसाब से भी हमारा मास जो है वो ग्राम्स में ले लो।
तो दस मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। तो मोल जो है वो केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट है। एक फ्रूट सेलर की काउंटिंग यूनिट क्या होती है? हम जब उसे कहते हैं एक डजन दे दो तो उसे पता चल जाता है डजन इज 12। एक किलो दे दो तो उसकी किलो, डजन, ऑल दीज थिंग्स आर इट्स काउंटिंग यूनिट। उसी तरह केमिस्ट की जो काउंटिंग यूनिट है दैट इज मोल। The word mole was introduced around 1896. Very important, please note it down that the word mole was introduced around 1896. By whom? It was introduced by Wilhelm Oswald. Wilhelm Oswald. ना लिख लो MCQ, अब तो तुम्हारे चल रहे हैं भाई, एक एक नंबर का पूछ लेंगे MCQ में से। Who derived the term from the Latin word moles? Moles कहां से आया था? Latin word moles से, जिसका मतलब है अ हीप और अ पाइल। हीप और अ पाइल, ये तो पता ही है क्या होता है। अ सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। एक सब्सटेंस क्या है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स का गुच्छा। The unit mole was accepted in 1967. Unit mole was accepted in what? It was accepted in 1967 to provide a simpler way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. So this was all about your basically mole concept from the NCERT point of view। और NCERT एग्जाम्पल्स में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती है और कैसे सॉल्व किए वो ढंग से समझाती ही नहीं है, वे हमने क्या फॉर्मूला यूज किया। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक मोल के बारे में लिखता हूं जो भी हमने पढ़ा है। एक मोल के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर एक मोल में हमें मास फाइंड करना है तो हम उसके लिए मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जो भी सब्सटेंस हमने लिया है उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। नंबर हमें पता ही है कि अगर उसमें नंबर पूछ रहे हैं चीजों का तो वो है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, जिसको हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब मैं बताता हूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड होते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड होते हैं, पहला फॉर्मूला है ये गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास हमें पता ना क्या होता है, वही है मोलर मास। इससे फाइंड हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। भाई अगर आपको दिया हुआ है कि हमने फलाना सब्सटेंस लिया, इतने ग्राम का वो सब्सटेंस लिया, तो आप उसके मोल्स बताओ। तो आप जो सब्सटेंस का मास लिया है हमने, गिवन मास जो क्वेश्चन में गिवन है वो ऊपर रखोगे। मोलर मास निकालना सिखा दिया था, मोलर मास निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाओगे। ये तो था मास के टर्म्स में फॉर्मूला। दूसरा है पार्टिकल्स के टर्म्स में फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। Na क्या होता है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23। ये है इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। और इसी से आई एम गोइंग टू डिराइव द थर्ड फॉर्मूला। देखो नंबर ऑफ मोल्स सेम, तो द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, राइट हैंड साइड इज आल्सो सेम ना। अगर वो कह रहे हैं कि ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है तो ऑटोमेटिकली बी सी के बराबर हो गया। वो कह रहे हैं, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है, तो बी सी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से वी आर गोइंग टू डू दैट। नेक्स्ट फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। So this is the third formula। देखो अगर मास गिवन है, मोल्स पूछ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर पार्टिकल्स गिवन है, मोल्स पूछ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लिखेगा। अगर मोल्स की बात ही नहीं की, पार्टिकल्स गिवन है, मास पूछ लिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। So this you are supposed to see कि question, what is the question asking? These three formulas रट लो, note it down, whatever you do। आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो इन्हीं तीन फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। अगर ये याद भी नहीं रहता ना, वन मोल का याद भी नहीं रहता, अभी जादू देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास के बराबर दिया हुआ है। सबसे पहले तो पॉज करके नोट कर लो। ओके, आई होप यू हैव नोटेड डाउन इट फास्ट। यस, सो नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, नोट डाउन कर लिया सबने। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पे 1 कर देते हैं।
तो सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सपोज करो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो ये जब इधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास। और मोलर मास किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के। तो भाई जब मोल 1 है तो मास किसके इक्वल है, मोलर मास के। जब मोल 1 है तो मास किसके इक्वल है, मोलर मास के। सिमिलरली यहां पे जब मोल 1 करते हैं, यहां पे मोल्स हमने 1 किया, ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर आएंगे, इसके। मोल 1 है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। भाई इसी फॉर्मूला से ये आया एक्चुअली में। सो आई होप कि ये वाले फॉर्मूलाज तो आपको याद रहने ही चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करने हैं तो अगर मास दिया है तो ये, अगर पार्टिकल्स दिए हैं तो ये, फिर ये चाहे याद रहे ना रहे। दिस इज ऑल योर मोल कंसेप्ट। बाकी थ्योरेटिकल की कब आया था, मोल किसने इंट्रोड्यूस किया था, लैटिन वर्ड क्या है, एनए किसके ऊपर है, किसने एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड करी थी, दिस इज ऑल योर पार्ट, दिस इज ऑल योर जॉब, दिस इज थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछे जाएंगे, आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल सारे भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक सॉल्व करूंगा, दूसरा होमवर्क के लिए रखना तुम अपने, बिकॉज ऐसे नहीं ना फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और फिर खुद से भी प्रैक्टिस नहीं होती। जब एक बार देख लिया ना, हाँ हाँ अब तो सब समझ में आ रहा है, और जब एक बार 2-3 दिन के बाद बिना रिवाइज किए तुम देखोगे तो हमें तो मोल कंसेप्ट आता ही नहीं। तो इसलिए खुद से करना है। ये अभी तो देख के तुम कहोगे हाँ सब कुछ समझ में आ गया, बट ऐसा नहीं होता। You have to spend your own precious time on this, then only this topic will be understandable, समझ आने वाला। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बस ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखनी। अभी एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ, पता लग जाएगा तुम्हें। Okay, so now let us see example number 3.1 का question number 1. Calculate the number of moles. First part 52 gram of helium, जिसका उन्होंने फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, ये हिंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकेंड पार्ट है इसमें 112.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट वाले में मैंने कहा है मास दिया हुआ है, मोल्स फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट वाले में हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को n मान लिया। ये सब चीजें तुम पहले लिखना, मैं यहाँ पे प्रॉपर जचा के नहीं करा रहा यहाँ पे, ये पहले लिखो भाई नंबर ऑफ मोल, लेट नंबर ऑफ मोल्स बी एन, मोलर मास फाइंड करना, ये सब तुम खुद का काम है। दिस इज द मेन थिंग। नंबर ऑफ मोल्स n है, गिवन मास कितना है 52 ग्राम्स। हीलियम का मोलर मास क्या होता है, हीलियम का मोलर मास याद कर लो, हीलियम हैज अ मोलर मास ऑफ 4 ग्राम्स। तो मोलर मास रख दिया 4 ग्राम्स, काटो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो मोल्स कितने आ गए 13 मोल्स। सेकंड में दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। Number of moles n, number of particles 12.044 into 10⁻23 upon 6.022 into 10⁻23। ये 10⁻23 10 कैंसल, ये देखो ये इसका डबल है, मल्टीप्लाई करके देखना 6.022 का डबल है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 आ गए, है ना। और कहा तुम्हारी एनसीईआरटी ने मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में किया हुआ है, फॉर्मूला तो उन्होंने भी यही लगाया है, बताया नहीं है पर कहीं पे ये फॉर्मूला यूज करो, तो ये वाले फॉर्मूले से बहुत इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई थिंक इसी तरीके से आप 3.4 सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। नाउ जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस। 3.5 moles of N2 gas, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सॉल्व करके दिखाई देते हैं आपको भी।
3.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। तो हमें क्या दिया, मास कैलकुलेट करना है इसमें। 0.5 मोल दिया हुआ है N2 गैस का हमें फर्स्ट पार्ट में। तो हमें फाइंड करना है मास फाइंड करना है। देखो ये मोल्स गिवन है, फिर से वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.5 इंटू मोलर मास। N2 गैस का मोलर मास क्या होता है, N2 गैस का मोलर मास होता है 28। देखो नाइट्रोजन का होता है 14, पर N2 का कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 28। तो बस 5/10 इंटू 28, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 4 8, 14 ग्राम्स इज द गिवन मास। मैंने कहा है ना 3 फॉर्मूलाज लगेंगे बेसिकली। अगर एक फॉर्मूला नहीं लगा दूसरा लगा के देखो, दूसरा नहीं लग रहा तीसरा लगा के देखो, तीनों में से एक ना एक में सही आंसर आना चाहिए, वरना तुम गलत हो। सिंपल सी बात है ये। और सिंपल सी बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि 0.5 मोल्स गिवन है इसमें, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है N2 गैस का फाइंड करना है गिवन मास। तो साफ साफ पता चल रहा है मास फाइंड करना है, मोल्स गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड वाले में तो पार्टिकल्स की बात चल रही होती है और थर्ड वाले में मोल्स ही नहीं होते हैं। बचा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे ही आगे के क्वेश्चंस खुद करके देखना, क्योंकि व्हाट आई थिंक इज कि मोल कंसेप्ट में वो 3 जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं वो इनफ थे। उससे ज्यादा कहीं से भी फॉर 9th क्लास यू वोंट बी आस्क्ड। तो बेट लगा लो कि ये 3 फॉर्मूले अगर आप अपनी लाइफ में इनको अप्लाई करना सीख गए, देन 9th क्लास का मोल कंसेप्ट इज ऐसे। So that's all for this video. Thank you and have a very nice day ahead. अगर examples proper detailed solution चाहिए then you may comment down in this video कि हाँ जी examples की अलग से video बनाओ। बाकी I think if you like this video of mole concept समझ में आया है then please like कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। Thank you and have a very nice day ahead.